ये फरमाइए कि ये जो चार्जेस हैं जो फ्रेम किए गए हैं, ये फील्ड कोर्ट मार्शल क्या होता है, या ये इसके क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है एतजाज अहसन साहब, और क्या जो ये जुर्म हुआ है इसकी जाहिर है ये आइसोलेशन में तो नहीं हुआ, इसके नीचे ऊपर भी तो कोई होगा। व्हाट विल बी दी इसकी क्या होगी फॉल आउट? ये अकेले सिंगुलर हो सकते हैं या और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपने वक्त को बदलते भी देखा है। आपने देखा है कि इन्हीं अदालतों ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी थी। वो भाग गया दुबई, वापस नहीं आया, ना वो आ सकता था उसके बाद पाकिस्तान, और वो अदालतें वहीं डटी रहीं। ये काम जो है अब सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें, ये जो अदालतें इन्होंने फौजी अदालतें अब लगाई हैं, इन फौजी अदालतों को 5 जजेस के बेंच ने कलअदम करार दे दिया था और ये ख़त्म हो गई थी। फिर फौज और गवर्नमेंट ने अपील की, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपील की सुप्रीम कोर्ट को कि लार्जर बेंच बना के हमें इनको वैलिडेट करें। अब लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के सामने इन्होंने कहा कि जी हम अब स्टे तो नहीं हो सकता, नहीं मानते, नहीं, आप इतना स्टे कर दें कि हम ट्रायल चला लें तो फैसला नहीं सुनाएंगे। अदालत ने ये इजाज़त दी, अदालत ने, कि आप ट्रायल कर रहे हैं, फैसला नहीं सुनाएंगे। अब फिर ये आए दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पे कि जी हमने 20 आदमी जो देखे हैं इन 100 में से, वो 20 आदमी बेगुनाह हमें लगते हैं, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, पर आपने हुक्म दिया हुआ है कि फैसला नहीं देना, तो हमें इजाज़त दे के हमें फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कहा जितने निकलते हैं मुझे तो बड़ी खुशी है, पर मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटता हूँ कि ये इनकी भी डिटेंशन इलीगल थी और उसको मैं चैलेंज किए रखूँगा, पर इनको ये छोड़ना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई एतराज़। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हद लगा दी कि अब इतने छोड़े, बाकी आपको। अब सुप्रीम कोर्ट की जब तक इजाज़त नहीं मिली ये नहीं आगे चल सकते। सुप्रीम कोर्ट जिसको डीलेजिटिमाइज कर दे, ये लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। और आपने देखा कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस मुनीर ने उसको पे मोहर तस्दीक सब ने की 200 के केस में 1958 में, अयूब खान की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट नहीं थी, ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया, नजरिया ज़रूरत का उसने सहारा लिया। जब तक बेगम नुसरत भुट्टो की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, वो ठीक है जजेस उनके साथ उसने मिलाए हुए थे, और वो पर जब तक उन्होंने वैलिडेट नहीं किया वो वैलिड नहीं थी। परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट नहीं किया, जफ़र अली शाह के केस में वो वैलिड नहीं था। इनको वैलिडिटी की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट की पावर ही है। साहब अब तो मिसाल कायम हो गई है, अब तो मिसाल कायम हो गई है, अपना आर्मी ने अपना एक मिसाल कायम कर दी है अपने खुद एहतसाबी की, और अपने ही एक जनरल को जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है उस पर। तो क्या आप समझते हैं कि सिविलियंस का भी इसी तरह जो है वो एहतसाब होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा? जब जो नैब है वो एक्टिव होता है तो वो कहते हैं कि ये सियासी पॉइंट्स इंतकाम है, तो इसी तरह की मिसालें कायम होनी चाहिए सिविल गवर्नमेंट में भी सर? सिविलियंस की तो होती रहती है, सिविलियंस की तो होती रहती है, सिविलियंस की फौजी अदालतों में नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं नहीं, ये तो आपका फौजी अदालतें नहीं कर सकते। फौजी नहीं, एक मेरी बात सुन लेना, एक सुन ले। फौजी अदालत का असल फ़र्क क्या है? फ़र्क असल ये है कि ये मुकदमा सुनेगा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, 5 उसके कम से कम उसमें अफसर होंगे। ये चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल का ट्रायल है तो लेफ्टिनेंट जनरल या कोई 4 स्टार जनरल इस पर प्रिजाइड करेगा, बट मिनिमम लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर्स,
या एक दफ़ा ब्रिगेडियर की जगह एक कर्नल रख लेते हैं ताकि वो काम शाम उसके सारे मिनट्स रिकॉर्डिंग वगैरह वो कर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये जब करेंगे और एक जज एडवोकेट जनरल का नॉन वोटिंग मेंबर होगा। अब ये जब ये सुनेंगे, गवाहों को सुनेंगे, उस पर जिरा होगी सुनेंगे, उस पर बहस होगी सुनेंगे, वकील होंगे, लेकिन इन्होंने ये फैसला नहीं देंगे। फैसला कौन देगा, कौन करेगा? वो कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर जो इसके सामने केस चला ही नहीं, जिसने गवाहों कोई शक्लों को ही नहीं देखा कि पहचान जाते हैं लोग कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। द डिमीनर ऑफ ए विटनेस, हाउ ही आंसर्स क्वेश्चन, कुछ नहीं उसने देख। फैसला वो करेगा, और वो फैसला इस केस में आर्मी चीफ करेगा। ही इज द कमांडिंग ऑफिसर अबव लेफ्टिनेंट जनरल। अब वो सिपा सालार ने तो एक लफ्ज़ नहीं सुना होगा, और अगर आप इस तरह की हियरिंग और इस तरह का इख्तियार दे देते हैं, द सिविल लॉ इज अपोज टू दैट। जिसने केस सुना नहीं वो फैसला नहीं कर सकता, ही इज एक्सट्रेनियस। पर अब ये फैसला करेंगे, और फैसले में इनको कोई रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बॉक्स होता है, उसमें फॉर्म पे जो फैसले की गिल्टी और नॉट गिल्टी, उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देता है कर्नल साहब आम ट्रायल में, गिल्टी। ये सज़ा कितनी? 7 ईयर। अब ये प्रपोजल जाता है टू दी कमांडिंग ऑफिसर, वो ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो या आर्मी चीफ हो। सो देयर आर ग्रेट प्रॉब्लम्स विद दिस मिलिट्री ट्रायल। और लेकिन एतजाज साहब, इसमें एक प्रोविजन तो है ना कि अगर कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी। जी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन एक दिक्कत बड़ी आती है इसमें, जब अपील सिविलियन कोर्ट्स में हो तो उसमें हर सिविलियन कोर्ट ने अपनी हर फाइंडिंग का ठीक। अच्छा, लेने होते हैं। एतजाज साहब, मैं एक क्विकली आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। ये जो एक फैसला आया है जिसमें अकील अब्बासी साहब का डिसेंटिंग नोट, मेरा सवाल ये है कि ये पतन की रिपोर्ट आने के बाद क्या ये हम मुतालबा हो सकता है कि जी 183(4) के तहत ये रिपोर्ट जो आई है उसके बाद कोई इस पे भी बात हो, और ये जो 3 सीटें या सीटें बाकी मिल गई हैं मुस्लिम लीग नून को, कैसे एतबार किया जाए उस काउंटिंग पे इन द वेक ऑफ ऑल दी 45, 47, 46 फॉर्म्स? एतजाज साहब, इसमें पहली तो बात ये है, मेरी ये बड़ी सोची समझी राय है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस केस में बैठना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उनका अपना इंटरेस्ट है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है तो ही विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी, और सारे अखबारात में ये लिखा जा रहा है, सारे मीडिया पे ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से एक दफ़ा डिनाइल नहीं आया। इस केस में बैठने से पहले काजी साहब को एक एफिडेविट देना चाहिए था। एफिडेविट होता कि इस केस का क्या कोई भी फैसला हो, किसी जानिब भी हो, इस केस के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी भी बन जाए, इस केस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर लिया जाए, मैं एक दिन अपनी रिटायरमेंट डेट ऑफ अक्टूबर, द पर्टिकुलर डेट ऑफ अक्टूबर 2024 जज नहीं बैठूंगा। हाँ, फिर बैठते। इनका तो स्टेक है, इनको बैठना ही नहीं चाहिए।